Hello and good morning to all of you. Welcome to Perfection IAS YouTube channel. Today we are going to see 13th of August current affairs which are relevant for your upcoming BPSC prelims examinations. और ये सारे टॉपिक्स मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे रीजनल न्यूज़पेपर से मैंने इन टॉपिक्स को पिक करा है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. इसमें कुछ स्कीम्स है, कुछ बिहार न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है. अब एक एक करके हम लोग एक एक करके स्लाइड्स को देखते हैं. फर्स्ट स्लाइड है हर बार की तरह स्कीम से रिलेटेड और स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो लॉन्च हुई इस साल ही 2024 में. कब? फैब 2024 में. इसलिए ये स्कीम आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है. अब स्कीम को याद कैसे रखना है? स्कीम को याद रखना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली. अब इसमें दो कीवर्ड्स है. पहला है सूर्य घर और मुफ्त बिजली. अब सूर्य घर से क्या होगा? सूर्य घर से होगा सोलर पैनल. याद रहेगा, सोलर पैनल. एंड मुफ्त बिजली मतलब फ्री इलेक्ट्रिसिटी. नाम में दिया हुआ है सोलर पैनल और फ्री इलेक्ट्रिसिटी. अब इस स्कीम के तहत आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी तब मिलेगी जब आप अपने घर पे सोलर पैनल लगाएंगे. अब सोलर पैनल लगाएंगे तब आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. फ्री इलेक्ट्रिसिटी कब तक मिलेगी आपको? 300 यूनिट तक पर मंथ आप यूज कर सकते हैं फ्री में इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है, जब आप सोलर पैनल लगाएंगे. अब इस सोलर पैनल लगाने के लिए भी आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ आपको सब्सिडी दे रही है. कितनी दे रही है वो हम अभी देखते हैं. अगर हम लोगों ने सोलर पैनल लगाया 0 से 2 किलोवाट तक का तो हमको सब्सिडी मिलेगी अराउंड 60%. और जब अगर हमने 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का लगाया तो हमें कितनी मिलेगी? अराउंड 40% की सब्सिडी. मतलब इसमें सोलर पैनल 3 किलोवाट तक अगर हम लगाते हैं तो हमें सब्सिडी मिलेगी. उसके बाद का हम लगाएंगे तो हमारी कोई सब्सिडी नहीं है इसमें. ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है. मुफ्त बिजली मिलेगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कब कहां तक? 300 यूनिट तक. और ये कितने लोगों को फायदा करने वाला है? ये 1 करोड़ लोगों को फायदा करने वाला है. इतना समझ में आ गया? अब याद रहेगा, एक बार देख लेते हैं. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 30,000, ये आप न्यूज पढ़ लेना. जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको समझा दिया. नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पीआईबी से डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया आपको कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है. तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इज अ सेंट्रल स्कीम जो मैं आपको बता चुका हूँ. सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. कितने लोगों को? 1 करोड़ हाउस होल्ड को. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है. ये जो रूफ पे अपने इंस्टॉल कर सकते हैं यही कि 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप फ्री में यूज करेंगे. यही चीज है. हाउ डज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वर्क? इसमें मैंने आपको बता दिया स्कीम्स के बारे में कि 60% मिलेगा कब? जब आप 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाएंगे. और अगर आपने 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का लगाया तो आपको 40% सब्सिडी मिलेगी. ठीक है, तो याद हो गया 0 से 2 किलोवाट में कितने परसेंट? ये मिलेगी 60%. और 2 किलोवाट से 3 किलोवाट में आपको 40% सब्सिडी मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है, ये उसकी कॉस्ट बता रखी है. अब देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए. तो पहला एलिजिबल तो ये है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, ये किसी बार के लिए तो करेंगे नहीं हम लोग. सेकंड है मस्ट ओन अ हाउस विद अ रूफ दैट इज सुटेबल फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स. ये भी ऑब्वियस से बात है. ऐसा तो होगा नहीं कि आपका खुद का घर नहीं है, आप रेंट पे खुद है और अपने ऊपर सोलर पैनल लगवा लें. ऐसा तो होगा नहीं. थर्ड, द हाउस होल्ड मस्ट हैव अ वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. द हाउस होल्ड मस्ट नॉट हैव अवेल्ड एनी अदर सब्सिडी फॉर सोलर पैनल्स. तो ये थी आज की हमारी स्कीम. अब नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार न्यूज़ से रिलेटेड. बिहार में क्या न्यूज़ में है? न्यूज़ में ज्ञानदीप पोर्टल. अब ये क्या है? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ज्ञानदीप मतलब ये कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है. ज्ञान मतलब एजुकेशन और दीप मतलब लाइट मतलब एजुकेशन को बेहतर करने से रिलेटेड है. तो इसमें क्या न्यूज़ में है? न्यूज़ में यह है कि ज्ञानदीप पोर्टल के थ्रू अब जितने भी हमारे सोशली और इकोनॉमिकली बच्चे जो पीछे रह गए हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं. ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं. कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? प्राइवेट स्कूल्स में. मतलब यह एक मौका प्रोवाइड कर रहा है जो भी बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल को, उनको फ्री में पढ़ने का. प्राइवेट स्कूल में जो भी उनके घर के आसपास है वो वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं. तो एक तरीके से अब इनके लिए रिजर्वेशन दे दिया गया. उनको कितना दे दिया गया? 25% रिजर्वेशन दे दिया गया प्राइवेट स्कूल्स में. तो यही है ज्ञानदीप पोर्टल. आपको ये चीज़ इसके बारे में ध्यान रखनी है. और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बच्चा जो है वो 6 ईयर से ज़्यादा का होना चाहिए, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ वो बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि वो हरियाणा का है और वो जाके यहाँ पे आके एडमिशन ले लेगा प्राइवेट स्कूल में. ऐसा नहीं हो सकता. प्लस इसके लिए इसमें कास्ट होना इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि SC और ST के ही बच्चे सिर्फ पढ़ सकते हैं या OBC के बच्चे भी पढ़ सकते हैं. इसमें EWS के बच्चे भी पढ़ सकते हैं. मतलब इसके लिए इसको एक तरीके से इकोनॉमिक बेसिस पे देखा जा रहा है, ना कि सिर्फ ऐसा सोशली देखा जा रहा है कि SC और ST के ही मिलेंगे या OBC के मिलेंगे, EWS के नहीं मिलेंगे. मतलब EWS को भी मिल सकता है. ये आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन हो सकता है आए कि EWS को नहीं मिलेगा या OBC को नहीं मिलेगा, सिर्फ SC ST के लिए. तो आप इसको ध्यान रखना. नहीं, SC ST के लिए भी है, OBC के लिए भी है और EWS के लिए भी है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल खुला था. कब से? 1 से लेकर 16 तक बच्चे अप्लाई कर सकते थे. फिर उसका उनका काउंसलिंग होता, जो ये सारी चीज़ें होती
फिर उनका एडमिशन वो लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं कि उनको कौन से स्कूल में पढ़ना है जो उनके स्कूल उनके घर के आसपास पढ़ रहे हैं। लॉन्च किसने किया? एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही प्राइवेट स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। कौन सा ईयर? 2024, मतलब इस साल ही किया है और इसने ऑनलाइन एक तरीके से कर दिया। और इससे क्या हो रहा है? इससे जो हमने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत है उसको एक तरीके से हम लोग और अच्छी तरीके से एनफोर्स कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो बच्चे सिर्फ अभी गवर्नमेंट स्कूल तक पढ़ रहे थे, पर इसके थ्रू बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड वही उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करी गई है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को एक तरीके से इन्फोर्स कर रहा है और यहाँ पे 6 ईयर से ज़्यादा का बच्चा होना चाहिए, मतलब उसकी उम्र 6 ईयर से ज़्यादा की होनी चाहिए, प्लस वो बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बेनिफिट्स है इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है एंटी डायबिटिक ड्रग। अब ये न्यूज़ में क्यों है, इसको आप ड्रग कर लीजिएगा। एंटी डायबिटिक ड्रग क्यों न्यूज़ है? क्योंकि गया के बहमयूनी हिल्स में एक जड़ी बूटी मिली है। जड़ी बूटी का नाम है गुलमर्ग। यह इसको हम लोग लोकली बोलते हैं गुलमर्ग बोलते हैं, बट इसका साइंटिफिक नेम कुछ और है। तो गुलमर्ग मिला है, इस जड़ी बूटी को ही यूज करके हम लोग BGR34 नाम का एक ड्रग बना लेते हैं। और ये ड्रग क्या है? ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है, मतलब डायबिटीज को खत्म करने में, डायबिटीज को कंट्रोल करने में इस ड्रग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। और इस ड्रग को हम कैसे बनाते हैं? इस ड्रग को हम बनाते हैं गुलमर्ग से। और गुलमर्ग कहाँ मिला है? गुलमर्ग मिला है बहमयूनी हिल में। और बहमयूनी हिल कहाँ है? बहमयूनी हिल है गया में। गया का कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, बस इतना ही है इसमें इंपॉर्टेंट। एक बार देख लेते हैं। फाउंड इन बहमयूनी हिल गया। CSIR ने पहले ही एक बार इससे BGR34 को यूज करके हमने एंटी डायबिटिक ड्रग हम अभी तक बनाते आए हैं। तो अब एक तरीके से गुलमर्ग हमें कहाँ मिल गया? बहमयूनी हिल्स में भी मिल गया। कहाँ पे? गया में। ठीक है, गुलमर्ग इज नोन फॉर इट्स यूनिक एबिलिटी टू रिड्यूस ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को रिड्यूस कर देता है। इस प्लांट में क्या क्या होता है? इसमें फ्लेवोनॉइड्स एंड सैपोनिन्स करके एक नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। तो फ्लेवोनॉइड्स का काम क्या होता है? ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। और सैपोनिन्स का काम क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटा देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और BGR34 का एक और फायदा देखा गया कि इससे ओबेसिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहेगा कि एंटी डायबिटिक ड्रग कहाँ मिला है? बहमयूनी हिल में मिला है, गया में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड है IIT पटना रैंक। ठीक है, IIT पटना की जो रैंक है NIRF रैंकिंग, उसकी कितनी आई है? इसकी रैंकिंग आई है 73rd। 2023 में कितनी थी? 2023 में थी अराउंड 66। और 2022 में कितनी थी? 2022 में थी 59। मतलब लगातार घटी है हम लोगों की रैंकिंग, जो है लगातार पीछे की तरफ हम लोग होते गए हैं। तो आप उसको देख लेंगे। इसमें एक और चीज़ आप देख लीजिए, इनकी रैंकिंग 73, मतलब हम लोग पहले से फिर से और नीचे गिरते ही जा रहे हैं। और इंजीनियरिंग रैंक में हमारी थोड़ी सुधार हुई है, मतलब पहले 41 थी, अब हमारी 34 हो गई है। NIT पटना भी 101 से 150 के बीच में, आगे हम लोग देख लेंगे, मैं दिखाऊंगा। अब आप सोचेंगे कि ओवरऑल कैटेगरी क्या है, ये इंजीनियरिंग कैटेगरी क्या है। ये जो रैंक है ये ओवरऑल कैटेगरी में है। तो अगर क्वेश्चन है इंजीनियरिंग में कितनी है, तो आप ये ध्यान रखेंगे 34th है। ठीक है, पर अगर पूछे कि ओवरऑल में कितनी है, तो ओवरऑल में 73rd है। किसकी? IIT पटना की। और एम्स की है, एम्स पटना की 99 है। अब मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो एक बार कैटेगरी देख लीजिए। एक तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के नाम, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट अलग से बना रखी है, कॉलेजेस, फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसके बेसिस पे अलग अलग रैंक मिलती है। और एक ओवरऑल इन सबको मिला के एक ओवरऑल रैंक निकलती है। ये इसकी PDF मैंने आगे लगा रखी है। आगे उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होगी, वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि NIRF रैंकिंग से रिलेटेड आगे भी हमारे पे नेशनल न्यूज़ में भी है। बिहार में से बिहार से रिलेटेड देख लेते हैं कि पटना की रैंक कितनी आई है। तो पटना की रैंक आई है 73rd और इसका स्कोर है 51.24। याद रहेगा आपको, 51.24 स्कोर है और 73rd इसकी रैंकिंग आई है। एक बार देख लेते हैं एम्स की कितनी है। एम्स पटना की है 99 और NIT की 101 से 500 के 101 से 150 के बीच में है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं, नेशनल न्यूज़ के। नेक्स्ट न्यूज़ है सेबी से रिलेटेड। सेबी के बारे में आपसे कई बार बात कर चुका हूँ। इसके बारे में एक और बार देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। फिर इसके बाद यहाँ पे एक स्कैम हुआ। उस टाइम ये ज़्यादा पावरफुल बॉडी नहीं थी, मतलब उस टाइम ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। फिर स्कैम हुआ, उसके बाद 1992 में इसको और पावर दे दी गई, मतलब इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। अब ये क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल और क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये चीज़ आपको ओवरऑल इसके बारे में ध्यान रखना है। न्यूज़ में क्या आएगा? न्यूज़ में इसके बारे में आ सकता है माधवी पुरी बुच के बारे में। किसके बारे में? माधवी पुरी बुच के बारे में। ये कौन है? ये यहाँ की चेयरपर्सन है, सेबी की चेयरपर्सन है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी जो हाईएस्ट बॉडी है वो कौन है? ये सारी चीज़ों को मैनेज कौन करता है? उसे मैनेज करता है सेबी। ठीक है, इसकी चेयरपर्सन का नाम माधवी पुरी बुच। इनका नाम आप याद रखना, मतलब कैसे, मैंने आपको पहले बताया कि
शक्तिकांता दास कौन है? वो आरबीआई के गवर्नर है। शक्तिकांता दास मतलब मोस्ट पावरफुल, वो कौन है? आरबीआई के गवर्नर। ये है माधवीपुरी बुच, मतलब इनसे थोड़ा बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीजें कौन मैनेज करता है, वो ये मैनेज करती है। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सब से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कौन मैनेज करती है? माधवीपुरी बुच। ठीक है, ये भी न्यूज में, क्योंकि हिंडनबर्ग ने इन पर कुछ आरोप लगाए, वो जरूरी नहीं है आपके लिए, इनका नाम आपके लिए जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्या है? ये वॉचडॉग है ऑफ इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। न्यू दिल्ली मत लगा के आना, न्यू दिल्ली बहुत बच्चे लगा सकते हैं, ठीक है, कि वो वहीं से सारी चीज़ें मैनेज होती है, पर नहीं, फाइनेंशियल कैपिटल हमारा मुंबई है, तो यहीं से सिक्योरिटी से रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो मुंबई से मैनेज होगी। ठीक है, इसके 4 रीजनल ऑफिस है, अहमदाबाद में, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। और स्कोर्ट्स पोर्टल किससे रिलेटेड है? ये न्यूज़ में आ सकता है, क्योंकि स्कोर्ट्स पोर्टल अभी बहुत न्यूज़ में था, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। स्कोर्ट्स पोर्टल पूछ लिया कि स्कोर्ट्स पोर्टल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो स्कोर्ट्स पोर्टल रिलेटेड है सेबी से रिलेटेड। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ग्रीवांस है, तो आप स्कोर्ट्स पोर्टल पे जाके सेटल कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टर है तब। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पहुँच गए, मतलब आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो स्कोर्ट्स पोर्टल पे वो सारी चीज़ें सेटल होंगी। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। इसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स, कितने बोर्ड मेंबर्स होते हैं? बोर्ड मेंबर 9 बोर्ड मेंबर्स की बॉडी होती है। इसमें एक जो होता है वो चेयरमैन होता है और 8 इसके मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम मेंबर। ठीक है, ये सारे पार्ट टाइम और फुल टाइम मेंबर्स की बॉडी की फोटो मैंने लगा दी है। ये यहाँ की चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वायनाड स्लाइड से रिलेटेड आपको पता होगा, एक दुखद घटना हुई है, कहाँ पे? केरला में, वायनाड में। वायनाड किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी रह रखी है, बहुत फेमस पर्सन की, वो कौन है? राहुल गांधी की। अभी यहीं पे स्लाइड्स आए थे राहुल गांधी की, तो वहाँ पे ये बात कही गई है कि केरला बैंक ने जो लोन था वो वेव कर दिया एक पर्टिकुलर ब्रांच का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। थर्ड न्यूज़ इज वाइजैक नेवी डे। और वाइजैक नेवी डे के बारे में आपको याद रखना है। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो नेवी डे है वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि वाइजैक नेवी मैराथन है वो कब सेलिब्रेट हम लोग करने वाले हैं। वाइजैक नेवी मैराथन, ये हम कब ऑर्गेनाइज करने वाले हैं? ये हम ऑर्गेनाइज करने वाले 15 दिसंबर को। ठीक है, याद रहेगा, मतलब दिसंबर के एकदम बीच में आपको ये ध्यान रखना है, वाइजैक नेवी मैराथन, क्योंकि नेवी वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, तो दिसंबर मतलब ठंड के दिनों में एकदम बीच में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? वाइजैक नेवी मैराथन स्टार्ट करेंगे। कब करेंगे? दिसंबर 15 को। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मित्र शक्ति। ये एक्सरसाइज है किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ध्यान रखना है, मित्र मतलब दोस्त, मतलब कोई आसपास की कोई कंट्री होगी। मित्र शक्ति मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज है। ठीक है, बायोलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इसकी ड्यूरेशन देख लीजिए आप, 12 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और ये 24 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 12 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में चलेगी। लोकेशन कहाँ होने वाली है? श्रीलंका आर्मी ट्रेनिंग होने वाला है। कहाँ पे? मदुरा ओया में। कहाँ पे? श्रीलंका में। इससे पहले भी हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था। ये अल्टरनेटिव है, मतलब एक साल श्रीलंका में हुई है तो नेक्स्ट ईयर ये इंडिया में होगी। इस तरीके से अगले साल कहाँ पे होगी? इंडिया में। इस साल कहाँ हुई? श्रीलंका में। इससे पहले नवंबर में हुई थी 2023 में, वो हुई थी पुणे में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे? इंडिया में। ये देख लो, श्रीलंका से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? गजबर रेजिमेंट। गजबर रेजिमेंट के जो जवान हैं वो पार्टिसिपेट करें श्रीलंका के, और इंडिया के कौन पार्टिसिपेट करें? राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करें। कितने जवान पार्टिसिपेट करें? अराउंड 109 के आसपास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अल्टरनेट कंट्री एक्सरसाइज है, मतलब एक बार इंडिया एक बार श्रीलंका में। लास्ट टाइम इंडिया में हुआ था, कहाँ पे, कब हुआ था? नवंबर 2023 में पुणे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवल शिप तबार, इसके बारे में अभी हम लोग इससे रिलेटेड, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड पढ़ रहे थे, तो मैंने इसमें ये भी डाल दिया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। अभी जो इंडियन नेवल शिप है तबार है, इसने 2 जगह मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी थी। अब क्वेश्चन में आ सकता है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि इसने 2 जगह करी है। कहाँ करी है इसने? एक तो करी है सेंट पीटर्सबर्ग में, कहाँ पे? रशिया में। वहाँ पे गया था ये। ठीक है, तो जुलाई में इसने रशिया का नेवी डे में पार्टिसिपेट करने गया, तो आते टाइम इसने वहाँ पे मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में 30 जुलाई को पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। उसके बाद जर्मनी में इसने 5 अगस्त को जर्मनी के साथ भी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, मतलब जर्मनी के साथ भी करा और रशिया के साथ भी करा। ये कब किया इसने? 5 जुलाई को करा। ठीक है, और ये कहाँ पे किया? ये करा इसने कील कैनाल में। उसकी लोकेशन मैं अभी आपको दिखा दूंगा, कहाँ पे? हैम्बर्ग पोर्ट के पास। हैम्बर्ग पोर्ट का किसका है? वो जर्मनी का पोर्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आप एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, वही इसके बारे में बता रखा है कि सेंट पीटर्सबर्ग गया था और ये जर्मनी में भी कील कैनाल में भी इसने एक्सरसाइज करी है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक बार कील कैनाल की लोकेशन देख लीजिए, ये रही कील कैनाल। ठीक है, ये कहाँ पे? जर्मनी में। ऊपर कौन सी कंट्री है ये आप इसको लिख के देंगे, ऊपर डेनमार्क है। ठीक है, ये देखिए, ये डेनमार्क है, ये जर्मनी है। अब ये बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी है। कील कैनाल किसको कनेक्ट करता है?
जर्मनी को, ये नॉर्थ सी को और बाल्टिक सी को कनेक्ट करता है। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, इसका नाम आप मुझे बताएंगे। ये गल्फ ऑफ रीगा है, ये बे ऑफ बिस्के है और ये इंग्लिश चैनल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज जो भी न्यूज में थी वो भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट कौन सी है? नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में? ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंडिया और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, नाम थोड़ा मस्त है ना, नोमैडिक एलिफेंट मतलब घूमने वाला एलिफेंट है। ठीक है, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो रिसेंटली हुई थी। कहाँ पे हुई थी? उमरोई मेघालय में हुई थी, 3 से 16 जुलाई 2024 में। मंगोलिया के बारे में आप ज़्यादा सुनते नहीं होंगे। मंगोलिया के बारे में ये याद रख लीजिए कि चाइना और रशिया के बीच में, किसके बीच में? चाइना और रशिया के बीच में, और ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, और इसकी बॉर्डर किसके से मैच होती है? सिर्फ चाइना और रशिया से मैच होती है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिए कि चाइना और रशिया के बीच में जो रिवर है जो कि उसका बॉर्डर बनाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमूर रिवर। क्या नाम है? अमूर रिवर। ठीक है, और चाइना की 3-4 कंट्री है, 3-4 रिवर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ येलो सी में जाके उसका माउथ गिरता है, कुछ साउथ चाइना सी में, कुछ ईस्ट चाइना सी में। ठीक है, तो उसके नाम भी आपको ध्यान होने चाहिए, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। संप्रति 11th एडिशन किसके बीच में हुआ? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, अक्टूबर में, लास्ट ईयर में। अभी तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे को हो चुका है, लास्ट ईयर का है, 3 अक्टूबर 2023 से लेके उमरोई में हुआ था 3 अक्टूबर 2023 में। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश में। संप्रति इंडिया और बांग्लादेश आर्मी के बीच में है। और बोंगो सागर मतलब कुछ वाटर से रिलेटेड दिख रहा है और बंगाली नाम दिख रहा है, मतलब ये इंडिया और बांग्लादेश की नेवी का है। ठीक है, ये नवंबर में हुआ था बे ऑफ बंगाल में, ये ध्यान रखना। संप्रति हुआ था अक्टूबर में मेघालय में, और इंडिया और बांग्लादेश का बे ऑफ बंगाल में हुआ था बोंगो सागर। तो संप्रति और बोंगो सागर याद रखेंगे कि बांग्लादेश और इंडिया से रिलेटेड है। और इंदिरा ऑब्वियसली इंडिया और रशिया से रिलेटेड है क्योंकि इंदिरा गांधी का उस टाइम बहुत बड़ा रोल था, तो इंदिरा नाम रखा गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, कील कैनाल की लोकेशन मैंने आपको बता दी, ये जर्मनी की लोकेशन बता दी। उस दिन मैंने और भी कुछ चीज़ें बताई थी, यहाँ पे रोहर वैली और कुछ यहाँ की एक फेमस रिवर का भी नाम बताया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, एक बार देख लेते हैं फिर से। नेवी चीफ विकसित भारत एक डॉक्यूमेंट है जिसे किसने अनवील किया? इसे नेवी चीफ ने अनवील किया। ठीक है, अब ये विकसित भारत सोच के आप हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी लगा के आ जाओ, पर आपको ध्यान रखना है ये किसने, जो हमारे नेवी चीफ है उन्होंने इसे अनवील किया था। नेवी चीफ का नाम क्या था? पिछले बार की वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और ये भी लिखना है कि कौन से नंबर पे नेवी चीफ बने हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो टाइटल, जो डॉक्यूमेंट है उसका जो टाइटल है CNS कोर्स टू स्टीर 2024, मतलब इसमें क्या दिया है? इसमें ऑलरेडी इसमें ये चीज़ दी गई है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं वो किसकी बात करते हैं? वो विकसित भारत की बात करते हैं। कब तक? 2047 तक। तो उसमें इंडियन नेवी का क्या रोल होने वाला है, वो उस चीज़ से रिलेटेड उस रोल को बताने के लिए ये डॉक्यूमेंट अनवील करा गया। किसने किया है? ये हमारे नेवी चीफ ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड है ग्लोबल प्रवासी वुमेन्स कबड्डी लीग। अब फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग होने वाली है, कहाँ पे होने वाली है? ये होने वाली है हरियाणा में। कब होगी? 15 सितंबर को, याद रहेगा। हरियाणा में 15 सितंबर को, मतलब अगस्त सितंबर, याद रहेगा, सितंबर को हरियाणा में वुमेन्स कबड्डी लीग होने वाली है। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? हिप्सा कर रहा है। किसके साथ? कोलैबोरेट करके वर्ल्ड कबड्डी के साथ। ठीक है, हिप्सा ने ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU भी साइन किया। किसके साथ? हरियाणा गवर्नमेंट के लिए, इस चीज को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, याद रहेगा। ग्लोबल प्रवासी वुमेन्स कबड्डी लीग कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है 15 सितंबर को हरियाणा में होने वाला है 15 सितंबर को ग्लोबल प्रवासी वुमेन्स कबड्डी लीग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, हर जगह से एथलीट आएंगे, टोटल 15 कंट्री से एथलीट आने की उम्मीद है जो कि वुमेन होंगी और जो कबड्डी खेलेंगे। कहाँ पे? हरियाणा में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है NIRF रैंकिंग। इसके बारे में मैं आपको बिहार से रिलेटेड बता चुका हूँ कि पटना की रैंकिंग कितनी थी? 73 थी। पटना की रैंकिंग, IIT पटना की रैंकिंग थी 73rd। ओवरऑल रैंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी पहले 2023 में कितनी रैंकिंग आई थी? उसकी 2023 में रैंकिंग आई थी अराउंड 66, और 2022 में उसकी कितनी रैंकिंग आई थी? उसकी आई थी 59। तो भी आपको ध्यान रखना है, 73rd आई है IIT पटना की और 99 आई है एम्स पटना की। अब इससे NIRF रैंकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ देख लेते हैं। इसे कब स्टैब्लिश करा गया था, मतलब ये कब से आ रही है? ये 2015 में इसके बारे में मतलब बातें स्टार्ट हुई थी। 2016 में इसकी पहली रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो 2016 से इसके लगातार रिपोर्ट्स आ रही है और हर साल ये जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको एक नंबर देते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अभी सबसे ज़्यादा टॉप किसने किया है वो देखते हैं। सबसे टॉप पे कौन है? इसके पैरामीटर्स अभी हम देखेंगे। सबसे टॉप पे IIT मद्रास, सेकंड नंबर पे IISc बेंगलोर और थर्ड IIT बॉम्बे। ठीक है, नाम याद रहेगा। सबसे टॉप पे तो जनरली IITs ही रहती हैं, आपको पता ही है, कभी कभी IISc बेंगलोर भी रहा है। तो IIT मद्रास सबसे टॉप पे, सेकंड पे IISc बेंगलोर और थर्ड पे IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे पहले मत लगा के आज ना, ध्यान रखना। NIRF की कुछ पैरामीटर्स होते होंगे ना, कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे ही तो वो रैंकिंग देती होगी। तो पैरामीटर्स कौन से? टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड
इंक्लूसिविलिटी और परसेप्शन, ठीक है। तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज को कितने परसेंट दिए जाते हैं? 30% इसका वेटेज है। रिसर्च को कितना वेटेज है? 30%। ग्रेजुएशन आउटकम को कितना वेटेज है? 20%। आउटरीच एंड इंक्लूसिविलिटी को कितना वेटेज है? 10%। और परसेप्शन को कितना है? 10%। ये ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज है टीचिंग लर्निंग वाले का, रिसर्च का, ठीक है, 30% है। याद हो गया? पूरा 100% हो गया। देख लेते हैं फिर से एक बार, देख लो क्या क्या है इसके पैरामीटर्स, क्या क्या है NIRF के रैंकिंग के। टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविलिटी और परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये टीचिंग एंड लर्निंग के इसको जितने पैरामीटर्स थे इसके सब पैरामीटर्स मैंने लिख दिए, अगर जिसको देखना है वो आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, अभी मैंने आपको जैसा बताया था कि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि ओवरऑल कैटेगरी क्या है, इंजीनियरिंग वाली कैटेगरी क्या है, मेडिकल वाली कैटेगरी क्या है। तो कैटेगरीज बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं, पर एक ओवरऑल कैटेगरी इन सबको मिला के एक ओवरऑल कैटेगरी बनाई जाती है, ठीक है। और पटना की ओवरऑल कैटेगरी में 73rd रैंक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड है इंडियन फ्लैग से रिलेटेड। ये लॉन्गेस्ट, ये जो फ्लैग दिख रहा है आपको, ये लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग नेशनल फ्लैग है, जो कहाँ पे अभी ये है फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम में, ठीक है। और इसको यहीं पे अनवेल करा गया था, मतलब इसको यहीं पे लहराया गया था। कब लहराया गया था? इसे 15 अगस्त 1947 में सुबह 5:30 बजे यहीं पे लहराया गया था। अब इसको पब्लिक डिस्प्ले के लिए यहाँ पे लगा दिया, इसे आप देख सकते हैं। और इसके आप डायमेंशन देख लीजिए कि 12 फुट लॉन्ग है और 8 फुट वाइड है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेशनल फ्लैग अब इसको डिस्प्ले करा जा रहा है कहाँ पे? फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम में, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ थे? ये इंग्लैंड के एक सेंट जॉर्ज कौन थे? ये एक सेंट थे, कहाँ के? इंग्लैंड के, आपको ध्यान रखना है। और ये अराउंड 1669 के आसपास थे। एक बार आप इसकी एग्जैक्ट डेट देख लेना, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है अभी। आगे देखते हैं। आगे उसी से रिलेटेड मैंने कुछ पिक्चर्स डाल दिए। नेक्स्ट स्लाइड है NCRTC। अब NCRTC से रिलेटेड क्या इशू हुआ है? ये इशू हुआ है कि इंडियन की जो रेलवेज है, इंडियन रेलवेज और NCRTC ने एक MOU साइन किया है। किस चीज़ के लिए? कि अब जैसे कोई भी पर्सन है वो यहाँ से दिल्ली जाना चाहे और दिल्ली जाने के बाद फिर वो मेट्रो ट्रैवल करके कहीं दिल्ली के किसी पार्ट में जाता है, तो अब क्या होगा? या NCRTC के थ्रू जो RTGS ट्रेन जो स्टार्ट हुई थी, तो उसके थ्रू कहीं और जाता है। तो अब क्या कर दिया गया कि जब आप यहाँ से टिकट कराएंगे तो टिकट के साथ साथ ही इसका भी टिकट करा सकते हैं, और वो QR कोड के फॉर्म में होगा। अब उससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ जाके आपको जाके, जैसे आप स्टेशन पर उतरेंगे दिल्ली स्टेशन पर, फिर आपको यहाँ पर जाके दोबारा टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मेट्रो में जाके दोबारा मेट्रो की टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा क्या करेंगे? यहीं से टिकट कराइए और सीधा अपने जहाँ पे आपको जाना है सीधा जा सकते हैं। ऐसा आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है वन इंडिया वन टिकट। क्या नाम दिया गया है? वन इंडिया वन टिकट। तो वन इंडिया वन टिकट क्या है? मतलब एक ही बार टिकट करा लो, ऐसा नहीं कि बार बार जाके आपको टिकट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आप दिल्ली गए तो दिल्ली में जाने के बाद फिर आपको मेट्रो की टिकट लेनी पड़ेगी, तो यहीं से मेट्रो की भी टिकट करा लो, ठीक है। ये कब तक वैलिड हो सकता है? 120 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, और जिस दिन डेट होती है उसके 4 दिन तक वैलिड रहता है। मतलब अगर ट्रेन लेट भी हो गई तो उसके 4 दिन तक भी वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं कि मेट्रो तो जैसे कि ट्रेन ही लेट पहुंची उसके बाद मेट्रो का टिकट तो आपको जिस दिन का था उस दिन का होना चाहिए, नहीं, उससे 4 दिन तक का आपका वैलिड रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इंटरनेशनल में खान यूनिस। खान यूनिस क्या है ये मैंने आपको बता चुका हूँ, गाजा में एक रीजन है। इसके बारे में ऑलरेडी आपसे कई बार बात कर चुका हूँ, एक बार हम लोग फिर देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ की जो इजरायली आर्मी है वहाँ पे बोल दिया कि खान यूनिस में हम लोग अभी बम्बार्डमेंट करने वाले हैं, तो फटाफट खाली कर लो। तो वहीं के गाजा के जो लोग हैं फलस्तीनी लोग वहाँ से खाली करें। इसकी लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, गाजा यूनिस, यहाँ पे रफा बॉर्डर है, यहाँ पे निजेव डेजर्ट है। और देख लीजिए ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। यहाँ से पहले नॉर्थ को खाली करवा के साउथ में ले गए थे, अब साउथ में भी बम्बार्डमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। इजराइल के बारे में आपको बता चुका हूँ, निजेव जो डेजर्ट गाजा में नहीं है वो इजराइल में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो गाजा का जो बॉर्डर है किसके साथ लग रहा है? मेडिटेरेनियन की सी के साथ लग रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक देखिए कहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, वेस्ट बैंक है उसका लग रहा है डेड सी के साथ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गाजा का डेड सी के साथ नहीं लग रहा है। और देखते हैं आगे, बस यही है ओवरऑल। ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। 40 स्लाइड थी, 40 की 40 कवर हो गई। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा अप हुआ होगा। थैंक यू सो मच।